सोचे, खून की सिर्फ एक बूंद से 200 से ज्यादा टेस्ट हो जाएं। कोई सुई नहीं, कोई दर्द नहीं। एक 19 साल की लड़की जिसे दुनिया अगला स्टीव जॉब्स कह रही थी। जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी कंपनी के बोर्ड पर बिठा लिया था। पूर्व विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सब। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था। कंपनी की जो $9 बिलियन की वैल्यूएशन थी वो एक झूठ पर बनी थी। मरीजों को कैंसर, HIV और गर्भपात के बारे में जानलेवा गलत रिपोर्ट दी जा रही थी। और जब कर्मचारियों ने सच बोलने की हिम्मत की तो उन पर प्राइवेट जासूस छोड़ दिए गए, उन्हें धमकाया गया, उनका पीछा किया गया। ये कहानी है थेरेनोस की, इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड में से एक। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है एलिजाबेथ होम्स और उसकी कंपनी थेरेनोस की। बिल्कुल। और हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस कहानी की सुर्खियां पढ़ी हैं, लेकिन आज हम परतों के नीचे झांकेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, सिलिकॉन वैली के उस कल्चर की, और इस बात की कि एक अच्छी कहानी सच पर कितनी आसानी से हावी हो सकती है। सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एलिजाबेथ होम्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक 19 साल की ड्रॉप आउट। उसका विजन बहुत बड़ा था, हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदल देना। और उसका आइडिया था कि खून की बस कुछ बूंदों से ही सैकड़ों टेस्ट हो जाएं। ये आइडिया इतना आकर्षक क्यों था? मतलब इसमें ऐसा क्या था कि सब इसके दीवाने हो गए? देखिए, 2003 में अमेरिका की जो ब्लड टेस्टिंग इंडस्ट्री थी वो लगभग $76 बिलियन की थी। एक बहुत बड़ा बाजार। अच्छा। और इस पर लैबकॉर्प और क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स जैसी कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा था। उनकी प्रक्रिया महंगी थी, धीमी थी और जाहिर है दर्दनाक थी। हाँ, सुई से तो सबको डर लगता है। बिल्कुल। अब सोचिए, कोई आता है और कहता है मैं ये सब बदल दूंगा। हर घर में एक छोटी सी मशीन होगी जो आपकी उंगली से खून लेकर तुरंत आपकी सेहत का पूरा हाल बता देगी। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक क्रांति का सपना था। बीमारियों का पता जल्दी लगेगा, इलाज सस्ता होगा, कौन इस सपने में पैसा नहीं लगाना चाहेगा? एग्जैक्टली। और इसी सपने को साकार करने वाली मशीन का नाम था एडिसन। दावा था कि एक प्रिंटर के साइज की ये छोटी सी डिवाइस उंगली से लिए गए खून की बूंदों से 200 से ज्यादा टेस्ट कर सकती है। हाँ। लेकिन असल में ये मशीन कभी काम ही नहीं कर पाई, है ना? तो फिर वो मरीजों को रिजल्ट कैसे दे रहे थे? उन्होंने इसे मैनेज कैसे किया? यहीं से असली धोखा शुरू होता है। एडिसन मशीन के रिजल्ट्स भरोसेमंद थे ही नहीं, वो लगातार फेल हो रही थी। तो थेरेनोस ने एक बहुत चालाकी भरी लेकिन खतरनाक तरकीब निकाली। क्या? वो मरीजों से खून तो अपनी खास नैनोटेनर शीशी में लेते थे, जिससे लगता था कि सब कुछ उनकी नई तकनीक से हो रहा है। अच्छा। लेकिन फिर लैंप के अंदर उस खून की छोटी सी मात्रा को सलाइन यानी नमक वाले पानी से पतला करके उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता था। एक मिनट, खून को पतला करना, ये सुनने में ही बहुत गलत लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो विज्ञान के मूल नियम को तोड़ रहे थे। सोचिए, अगर आप एक कप चाय में 1 चम्मच चीनी घोलें और फिर उस कप में 1 बाल्टी पानी मिला दें, तो क्या मिठास उतनी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। खून में मौजूद बायोमार्कर्स जैसे ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल, उनकी निश्चित मात्रा होती है। उसे पतला करने का मतलब था कि वो मात्रा इतनी कम हो जाती थी कि मशीनें उन्हें पकड़ ही नहीं सकती थी। और मजे की बात यह है कि इस पतले किए गए खून को वो अपनी एडिसन मशीन पर नहीं, वो इसे दूसरी कंपनियों जैसे कि सीमेंस की बनी बनाई पारंपरिक मशीनों पर टेस्ट करते थे। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये विज्ञान का मजाक उड़ाना था। ये तो भयानक है। मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक टेस्ट आपको बताता है कि आपको कैंसर है, या उससे भी बुरा, आपको कोई बीमारी है और टेस्ट कहता है कि आप ठीक हैं। बिल्कुल। उस इंसान पर मानसिक रूप से क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ। एक मरीज को प्रोस्टेट कैंसर का फॉल्स पॉजिटिव मिला। एक महिला को बताया गया कि उसका गर्भपात हो रहा है जबकि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। हे भगवान। लोगों को भारी मानसिक आघात पहुंचा और कई मामलों में गलत इलाज भी हुए। ये सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं था, ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर तकनीक काम नहीं कर रही थी तो होम्स ने इतने बड़े बड़े निवेशकों और अनुभवी लोगों को कैसे यकीन दिला दिया? उसने $700 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग कैसे जुटा ली? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। होम्स ने एक शानदार रणनीति अपनाई
उसने अपनी कंपनी के बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल किया जिनकी अमेरिका में बहुत इज्जत थी। जैसे कि पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्स और हेनरी किसिंजर, पूर्व रक्षा मंत्री जनरल जेम्स मैटिस, इन लोगों के नाम ही काफी थे। ये कमाल की बात है। मतलब इतने अनुभवी लोग क्या कंपनी की तकनीक को नहीं समझ पाए? यही तो सबसे बड़ी चाल थी। इन लोगों को उनकी तकनीकी समझ के लिए लाया ही नहीं गया था। वे क्रेडिबिलिटी शील्ड थे, एक तरह से विश्वसनीयता की ढाल। अच्छा। उनकी मौजूदगी ही निवेशकों के लिए गारंटी बन गई थी। किसी ने यह पूछने की हिम्मत ही नहीं की, सर क्या आपने लैब में जाकर मशीन को काम करते हुए देखा है? और यहाँ सिलिकॉन वैली का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या पीछे छूट जाने का डर काम आया होगा। बिल्कुल। जब रूपर्ट मर्डोक $120 मिलियन और वॉलमार्ट का वॉल्टन परिवार $150 मिलियन लगा रहा हो, तो दूसरे निवेशक सवाल पूछने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ही कुछ ऐसा नहीं पता जो इन दिग्गजों को पता है। हाँ, इसे सोशल प्रूफ कहते हैं, और होम्स ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उसने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां सवाल पूछना बेवकूफ़ी माना जाने लगा, और इसी के दम पर 2013 तक कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच गई। $9 बिलियन। एलिजाबेथ होम्स फोर्ब्स के कवर पर थीं, दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति। वो स्टीव जॉब्स की तरह काले टर्टलनेक पहनती थीं, अपनी आवाज को भारी बनाकर बात करती थीं। हाँ, वो पूरा एक पर्सोना बना लिया था उन्होंने। तो बाहर से दुनिया को एक जीनियस, एक नई स्टीव जॉब्स दिख रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इस बंद दरवाजे के पीछे कंपनी के अंदर क्या चल रहा था? क्या कर्मचारी भी इसी सपने पर यकीन कर रहे थे? अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। बाहर जितनी चमक दमक थी, अंदर उतना ही अंधेरा और डर का माहौल था। और इस डर के केंद्र में एक ही नाम था, रमेश सनी बलवानी। सनी बलवानी। बलवानी होम्स से 19 साल बड़े थे। 2009 में वो आधिकारिक तौर पर थेरानोस के प्रेसिडेंट और सीईओ बन गए, जबकि उन्हें मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोई अनुभव नहीं था। और जो बात सालों तक छिपाई गई वो ये थी कि होम्स और बलवानी एक रोमांटिक रिश्ते में थे। बिल्कुल, ये बात उन्होंने बोर्ड, निवेशक, कर्मचारी सबसे छिपा कर रखी। और कंपनी में उनका रोल क्या था? बलवानी कंपनी में एनफोर्सर थे। उन्होंने डर का कल्चर बनाया। वो कर्मचारियों की ईमेल पढ़ते थे, उन पर चिल्लाते थे। बाप रे। उन्होंने इंफॉर्मेशन साइलोइंग की तकनीक अपनाई। मतलब अलग अलग टीमों को एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी, ताकि किसी को पूरी सूरत न दिखे। हाँ, जो लैब में काम कर रहा है उसे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर टीम क्या कर रही है। इससे किसी को भी कंपनी की पूरी सच्चाई का पता नहीं चल पाता था, और जो भी तकनीक पर सवाल उठाता उसे निकाल दिया जाता था। तुरंत या तो निकाल दिया जाता था या उस पर मुकदमा करने की धमकी दी जाती थी। इस माहौल में तो सच बोलना लगभग नामुमकिन रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। हाँ, और उनकी कहानियां इस फ्रॉड के मानवीय पक्ष को दिखाती हैं। सबसे पहले थे इयान गिबन्स, कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक। अच्छा। हाँ, उन्होंने 2006 में ही होम्स को बता दिया था कि तकनीक काम नहीं कर रही है। सालों तक वो इसे ठीक करने की कोशिश करते रहे। 2013 में जब थेरानोस पर एक पेटेंट का मुकदमा हुआ, तो गिबन्स को गवाही देने के लिए बुलाया गया। और वो जानते थे कि उन्हें या तो कोर्ट में झूठ बोलना पड़ेगा या अपनी ही कंपनी के खिलाफ सच बताना पड़ेगा। बिल्कुल। इस दबाव को वो झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हे भगवान! और कंपनी का क्या रिएक्शन था? थेरानोस के किसी भी अधिकारी ने उनके परिवार से संपर्क तक नहीं किया। उनकी पत्नी को फोन करके बस ये कहा गया कि वो कंपनी का लैपटॉप और गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस कर दें। ये दिल दहला देने वाला है। ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर इंसानियत किस हद तक खत्म हो चुकी थी। सही बात है। और फिर वो युवा व्हिसल ब्लोअर्स आए, टाइलर शुल्स और एरिका चुंग। बिल्कुल, ये दोनों 20-22 साल के युवा थे जो थेरानोस में दुनिया बदलने के सपने के साथ आए थे। एरिका चुंग ने लैब में देखा कि कैसे खराब क्वालिटी कंट्रोल वाले टेस्ट के नतीजों को डिलीट किया जा रहा है। और जब उन्होंने बलवानी से शिकायत की, तो बलवानी ने उल्टा उन्हीं की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। और टाइलर शुल्स की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो बोर्ड मेंबर जॉर्ज शुल्स के पोते थे, है ना? हाँ, अब आप सोचिए, एक 22 साल का लड़का अपने दादा, जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस कंपनी के बोर्ड पर आप हैं वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और दादाजी ने क्या किया? और उसके दादा एलिजाबेथ होम्स के करिश्मे और कहानियों में इतने डूबे हुए हैं कि वो अपने ही खून, अपने पोते पर यकीन नहीं कर रहे हैं। जॉर्ज शुल्स ने टायलर को चुप रहने के लिए कहा। मतलब होम्स ने सिर्फ निवेशकों को नहीं, परिवारों को भी तोड़ा था। हाँ, और थेरानोस ने उन्हें चुप कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या किया उन्होंने? टाइलर और एरिका पर प्राइवेट जासूस लगाए गए, जो हर जगह उनका पीछा करते थे। उन्हें कानूनी नोटिस भेजे गए, उन्हें धमकाया गया कि अगर वो बोलें तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी।
बाप रे। टाइलर के परिवार को अपने ही बेटे को थेरानोस के वकीलों से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई में $4 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़े। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक खोजी पत्रकार जॉन कैरियरो से संपर्क किया। और कैरियरो ने क्या किया? कैरियरो ने महीनों तक थेरानोस के पूर्व कर्मचारियों से बात की, सबूत इकट्ठा किए और अक्टूबर 2015 में उन्होंने अपना पहला आर्टिकल छापा। और उस एक आर्टिकल ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, वो बांध का टूटना था। इसके बाद नियामक संस्थाएं यानी रेगुलेटरी एजेंसीज हरकत में आईं। FDA ने जांच शुरू की और फिर जनवरी 2016 में CMS ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। CMS, इसका क्या मतलब है? CMS यानी सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, ये अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो लाखों आम नागरिकों, खासकर बुजुर्गों और गरीबों के हेल्थ केयर का पैसा देती है। अच्छा। उसने थेरानोस की लैब को इमीडिएट जेपर्डी यानी तत्काल खतरा घोषित कर दिया। ये किसी भी लैब के लिए मौत की सजा जैसा है। इसका मतलब था कि सरकार के हिसाब से आपकी लैब में होने वाले टेस्ट किसी की जान ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद तो कंपनी का पतन बहुत तेजी से हुआ। वॉलग्रीन्स ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी होगी। हाँ, वॉलग्रीन्स ने अपनी $14 मिलियन की पार्टनरशिप खत्म कर दी। सेफवे अपनी $350 मिलियन की डील से पहले ही बाहर हो चुका था। और जो टेस्ट के रिजल्ट्स दिए थे उनका क्या हुआ? थेरानोस को अपने 2 साल के लाखों टेस्ट रिजल्ट्स को अमान्य घोषित करना पड़ा। सोचिए उन हजारों मरीजों के बारे में जिन्हें गलत रिपोर्ट दी गई थी। ये तो एक दुस्वप्न जैसा है। बिल्कुल। मार्च 2018 में SEC, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसने होम्स और बलवानी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और सितंबर 2018 में थेरानोस कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। और होम्स और बलवानी का क्या हुआ? कानूनी लड़ाई सालों तक चली। जनवरी 2022 में एलिजाबेथ होम्स को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के 4 मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें 11 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई। और सनी बलवानी को? कुछ महीने बाद सनी बलवानी को सभी 12 मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें लगभग 13 साल की जेल हुई। तो अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसके सबक क्या है? मेरे हिसाब से इसके 3 बहुत गहरे सबक हैं। पहला, सिलिकॉन वैली का जो मशहूर कल्चर है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक सफल न हो जाओ, सफल होने का नाटक करो। हाँ, ये कल्चर हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में कितना जानलेवा हो सकता है। जब आप एक ऐप बना रहे हैं तो आप नाटक कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों की जिंदगी दांव पर हो तब नहीं। सही बात है। और दूसरा सबक है कहानी की ताकत। होम्स ने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने एक कहानी बेची, एक सपना बेचा, एक ऐसी कहानी जिस पर लोग विश्वास करना चाहते थे। और उसका करिश्मा, उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि लोगों ने तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हमें आकर्षक कहानियों के प्रति थोड़ा शक्की होना चाहिए, खासकर जब दांव बहुत बड़े हों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है साहस। ये कहानी विसल ब्लोअर्स के साहस और खोजी पत्रकारिता की ताकत को दिखाती है। अगर टाइलर शोल्ट्स, एरिका च्यूंग और जॉन कैरियरो जैसे लोग अपनी नौकरी, अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को दांव पर लगाकर सच के लिए नहीं लड़ते, तो शायद ये फ्रॉड और भी कई सालों तक चलता रहता और न जाने कितने और लोगों की जान खतरे में पड़ती। थेरानोस की कहानी एक चेतावनी है कि महत्वाकांक्षा और धोखे के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक आकर्षक कहानी पर विश्वास करने के लिए कितने तैयार रहते हैं, भले ही उसके पीछे का सच कितना भी खोखला क्यों ना हो। थेरानोस की कहानी हमें दिखाती है कि एक महान विचार और एक बड़े धोखे में कितना कम फासला हो सकता है। अगली बार जब कोई किसी क्रांतिकारी अगली बड़ी चीज के बारे में बात करे तो शायद एक सवाल पूछना जरूरी है, मुझे टेक्नोलॉजी दिखाइए। बिल्कुल। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ।